Hello students, welcome again in the one more session of the physics. Okay, and in the last session we have discussed about the role of physics in development of society. यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स का क्या रोल है सोसाइटी को डेवलप करने में, उसके कई पॉइंट्स हमने देखे थे और मैंने आपको बोला था कि आप अपनी तरीके से भी थोड़े पॉइंट्स खुद बनाना जो आपको लगता है कि फिजिक्स के अंदर जो डिस्कवरी हुई उसके वजह से हमारी सोसाइटी में काफी कुछ एवोल्यूशन आया। यानी कि ओल्ड टाइम में काफी कुछ पिक्चर अलग था और मॉडर्न टाइम में काफी कुछ पिक्चर अलग है। ठीक है, सो शायद आशा करता हूं कि आपने कई पॉइंट्स बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो फिर से बना देना। मुझे प्रोमिनेंट पॉइंट चाहिए और उसको मैंने छोड़ा हुआ है, मैंने उसको डिस्कस नहीं किया हुआ है, बचा के रखा है। जब हम नेक्स्ट गूगल मीट करेंगे या फर्स्ट टाइम गूगल मीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कौन से बच्चों ने क्या क्या पॉइंट बनाए हैं, फिजिक्स का आपने क्या रोल देखा है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में ओल्ड एज और मॉडर्न एज में ये फर्क है। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना। ओके, चलिए तो अब आज की स्टडी हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखते हैं सबसे पहले कि अलग अलग ब्रांच जो है फिजिक्स की उसमें कई तरीके का स्टडी होता है और वो कौन कौन सी है। ओके, दैट विल ब्रश अप योर ओल्ड नॉलेज और पास्ट नॉलेज और नॉलेज एट द लोअर लेवल स्टैंडर्ड। यानी आपने जो प्रीवियस ईयर के अंदर छोटी कक्षाओं में जो फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है वो कुछ आपको याद आए। ओके, तो उसी की वजह से हम यहाँ पे अलग अलग ब्रांच देख रहे हैं कि फिजिक्स के अंडर स्टडी ये सारे पॉइंट्स या टॉपिक आते हैं। ठीक है, सो रेडी फॉर दैट, फॉर द स्टडी ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। ओके, चलिए तो सबसे पहले एक फर्क समझ लीजिए क्लासिकल मैकेनिक्स, मॉडर्न एज मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में। क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि हमारे जो पुराने आइडिया है, जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रैक्टिकल डेटा और थियोरेटिकल डेटा और अवर जनरल लॉजिक, जनरल आइडिया, एंड बेसिस ऑन दैट थिंग एनी डिस्कवरी और एनीथिंग about the physics we generalize, take a note, assumption, जो कुछ भी हम डिराइव करते हैं वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। ठीक है, सो इन अ क्लासिकल फिजिक्स विच जनरली डील्स विथ, यानी कि हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक है वो जो डील करता है वो जनरली मैकेनिक्स के साथ करता है। ओके, अब मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज नथिंग but it is the study of motion. Okay, सबसे पहले ये डेफिनेशन हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. What is the mechanics? So that is the study of motion. Simply you can say that, and we will divide it into the many section, and we will derive so many questions, theorems, very interesting. All things are that. चलिए, but वो किसके आधार पे चलती है? That is based on the Newton's law of motion and the law of gravitation. यानी कि सारा का सारा जो मैकेनिक्स का खेल है वो किसका रचाया हुआ है? तो न्यूटन का रचाया हुआ है। ओके, उसका नाम तो आपने सुना ही होगा और न्यूटन के 3 नियम भी पढ़े होंगे शायद तक। ओके, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। नहीं पता है तो उसके बारे में मोर एंड डिटेल्ड डिस्कशन इन द चैप्टर 5th we have. Okay, we will take the fragrance of the Newton's law in detailed structure, okay, in that chapter. Okay, chaliye. So based on this law of gravitation, or you can say the 3 law of the Newton's motion, entire mechanics which has been created, that is called the Newtonian mechanics or simply mechanics. Okay, जिसके अंदर पार्टिकल की मोशन ले लो आप, कोई एक सिंगल पार्टिकल, या रिजिड बॉडी ले लो, वो भी हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रिजिड बॉडी। ओके, या फिर रिजिड बॉडी डिफॉर्म नहीं होती है और
जनरल बॉडी जो होती है वो डिफॉर्म हो जाती है. ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट. ओके, और इस टाइप की बॉडी का हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, जब मोशन करती है वो, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जनरलाइज करते हैं और वी आर डिराइव द इक्वेशन ऑफ दैट मोशन. ठीक है, और क्या पढ़ते हैं, तो जनरल सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स, रॉकेट प्रपल्सन. ओके, यानी कि रॉकेट कैसे चलता है, आग तो पीछे लगती है और भागता तो वो आगे है. ओके, सो रॉकेट प्रपल्सन, जेट इंजन, हाउ इट वर्क्स, in which fashion it works, that we are going to study about over here according to or on the basis of the Newton third law. Okay, same way the waves on water, पानी के ऊपर आप कोई भी पत्थर फेंकते हो, ओके, चाहे बड़ा हो या छोटा, बट वेव्स ही क्यों क्रिएट होते हैं और कोई स्ट्रक्चर क्यों नहीं? कभी सोचा कि पानी में पत्थर डालने पर वेव्स ही क्यों क्रिएट होते हैं और कुछ क्यों नहीं क्रिएट होता? पत्थर डालने पर सुनामी क्यों नहीं आ जाती? सही बात है. चलिए, तो ये सब पढ़ना या इस तरीके से सोचना, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, वो धीरे धीरे चीज डेवलप आपके दिमाग में होती है. उसके लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ओके, दूसरा, द साउंड वेव्स एंड इट्स प्रोपागेशन. मैं अभी यहां पे बोल रहा हूं कुछ और टाइम पर, यानी कि यहां पे टाइम कुछ और है, और जब आप सुनोगे तब कुछ और टाइम होगा. फिर भी आप एक डिवाइस के जरिए मेरी आवाज सुन पा रहे हो और यहाँ पे जो कुछ भी चीजें लिखी गई है वो देख भी पाओगे. राइट, बट इफ, यानी कि मान लो आपका स्पीकर खराब हो गया है, तो वीडियो चलेगा बट आवाज नहीं आएगी. ठीक है, तो क्या जादू है ये सब? मैं आप बोल रहा हूं और आप सुन सकते हो. क्यों सुन सकते हो? आपके पास कान है इसके लिए? ना, ऐसा नहीं है. बिकॉज बिटवीन अस देयर इज अ मीडियम ऑफ एन एयर. मान लीजिए कि आपका स्पीकर भी सही है, मोबाइल भी ठीक है, सब कुछ सही है, और मैं पूरे रूम के अंदर से हवा का मीडियम हटा देता हूं. मीन्स आई सक द एंटायर एयर विच इज इनसाइड ऑफ द रूम. ओके, और आपको ऑक्सीजन मास्क पहना देता हूं. आप बोलोगे सर हम मर नहीं जाएंगे, बिना हवा के सांस कैसे लेंगे? हम आपको ऑक्सीजन मास्क पहना देते हैं और सारी की सारी हवा पूरे रूम के अंदर से हम एक वैक्यूम पंप से सक कर लेते हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आप अपना मोबाइल चालू करो और फिर देखो, माइक भी सही है, स्पीकर भी सही है, दिख भी रहा है, बट फिर भी सुनाई नहीं देगा. You cannot hear the voice because the property of the sound wave is that it requires the medium to propagate. यानी उससे फैलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए. बिना मीडियम के वो कुछ भी काम नहीं कर सकता. राइट, सो साउंड वेव्स का प्रोपगेशन हम अच्छे से देखेंगे दो अलग अलग साइंटिस्ट के रूल्स के आधार पर. ठीक है, सो दैट is the all about the study of motion या मैकेनिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं. बहुत वैरायटी, यहाँ तो थोड़ा सा लिस्ट दिया हुआ है. मैकेनिक्स भी एक बहुत ही बड़ी चीज है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखते हैं. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वर्ड के ऊपर से आपको पता चल जाएगा, दैट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज मैग्नेटिक्स. यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी आएगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आएगी. इन द अर्लीस्ट इरा, यानी कि पूर्व जमाने में, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और दिस ब्रांच इज नॉट सो मच डेवलप्ड और नॉट एग्जिस्ट मोर इवन, यानी फैराडे के जमाने से पहले की मैं बात करूं अगर, तो वहां तक किसी को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिज्म आर बोथ इंटरकनेक्टेड और कैन नॉट सेपरेट टू ईच अदर. ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक घटना और इलेक्ट्रिक घटना दोनों को आपस में अलग नहीं कर सकते. वो दोनों ही ऐसी जोड़ी है रोमियो जूलियट की तरह, ठीक है, कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते.
right? So electrical property and magnetic property both are always together. That is why combinedly it called electrodynamics or electromagnetism. इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? So that is deals with the electric and magnetic property of a charged body. कोई भी एक charged body है, या पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ओके, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में वहां पे पढ़ा जाता है. और उसके लिए हम क्या कौन कौन से लॉ इस्तेमाल करते हैं? सो इट इज जनरली यूज द कुलम्ब्स लॉ, ऑस्टर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडे एंड मैक्सवेल्स लॉ. ये जो मेजर साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डेवलप करने में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल दिया है, ऐसे साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे लिखे हैं. ढेर सारे हैं और भी, ओके, हु प्ले द डोमिनेंट रोल टू डेवलप द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और मैग्नेटिक्स. बट दिस आर द साइंटिस्ट वेयर यू आर गोइंग टू डील विद द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. ओके, सो फर्स्ट और बेसिक लॉ you have to study that scientist I have indicated over here. क्लियर है? चलिए, और क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर? द मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर. एक ऐसा वायर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है, चालू लाइव वायर है, और उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो मूव करता है. ओके, सो द मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड दैट वी आर स्टडी अबाउट. ओके, एसी सर्किट्स और उसका एसी वोल्टेज के प्रति रेगुलेशन रिस्पॉन्स क्या होता है, डीसी सर्किट क्या होती है, ओके, और वो कैसे वर्क करता है, फिर एंटीना क्या है, जो रिसीवर है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, रेडियो वेव्स जो है वो प्रोपागेट होते हैं थ्रू द आयनोस्फीयर, कैसे पॉसिबल है, ओके, यानी कि आपको पता है कि आपके चैनल्स के टावर कहीं और लगे हुए होते हैं और फिर भी हर एक जगह आपके टीवी ब्रॉडकास्ट सिस्टम में एक डिश टीवी लगाने पर आप उस सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हो, ठीक है, तो वो तभी मुमकिन है कि वो रिफ्लेक्ट हो. सो ऑल दैट रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फीयर. देयर इज सो मेनी लेयर्स ऑफ द environment, or you can say the atmospheres around the earth are there, and from them there is one layer which is so called ionosphere. From that ionosphere the waves are reflected, okay, and that is the reason we can receive the radio broadcast. यानी कि हम अलग अलग तरीके के सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जो पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू ब्रॉडकास्ट मोड है वो रिसीव कर सकते हैं. उसका रीजन ये है, ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ द स्टडी वी आर डील्स इन अ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है. चलिए, तो दो ब्रांच हमने देखी, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. मैकेनिक्स में मोशन स्टडी होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से, ओके, चाहे वो छोटे पार्टिकल की हो या बड़े स्ट्रक्चर लाइक दी सन, मून और गैलेक्सी की हो, ठीक है. फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमने देखा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, जो बेसिकली कूलम, ऑस्टर्ड, एम्पियर, मैक्सवेल एंड फैराडे के लॉ के आधार पर स्टडी की जाती है, ठीक है. और एक अच्छी ब्रांच देखते हैं हम जिसे थर्मोडायनेमिक्स के नाम पे जाना जाता है. और ये ब्रांच हमारी जो जनरल क्लासिकल फिजिक्स या मोशन की जितने भी मोशन की जितनी भी स्टडी है उससे परे है. यानी वहां पे हम मोशन के बारे में या मैकेनिक्स के जैसा कोई काम यहाँ पे नहीं करते हैं. तो यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टडी है. यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं? टेम्परेचर के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, एंट्रोपी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में, ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज द बेसिक एसेंशियल क्वांटिटी विच इज डील इन अ थर्मोडायनेमिक्स मेजरली. यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीन जो एंटिटी है उसका खास तौर पर थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी होता है, चाहे कोई भी सिस्टम लो.
whether you are talking about macroscopic or microscopic. What is the difference between macroscopic and microscopic? मैक्रोस्कोपिक यानी ऐसी सारी क्वांटिटी जो आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, बड़ी है, ठीक है, दैट इज मैक्रो, बड़ा। माइक्रो बहुत छोटा, जो आप जनरलाइज नहीं कर, देख नहीं सकते। ओके, आपके अंदर कितनी एनर्जी है इंटरनली वो आप देख नहीं सकते, ठीक है, बट हाँ आपका क्या कहते हैं, वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि आप हुष्ट पुष्ट हो, देखने में मोटे ताजे हो, तो ऐसा कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी ज्यादा होगी। इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, खाली जनरल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो दैट इज मैक्रोस्कोपिक, जो आप देख के अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, ओके, इंटरनल चीज है, ओके। सो दैट इज द मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये वेरिएबल्स यानी कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का खास इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए, और क्या स्टडी करते हैं हम जनरली, थर्मोडायनेमिक्स में, और हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी, जैसे आप बाइक चलाते हो, एक्टिवा चलाते हो, ओके, कोई भी व्हीकल होता है वो कितनी एवरेज देता है वो आप पहले पूछते हो। जनरली इकोनॉमिकल व्हीकल्स, ओके, लाइक जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर है, बजाज प्लेटिना है, वो इकोनॉमिकल अच्छी बाइक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एवरेज ज्यादा देती है। फिर हाई लेवल की बाइक आप मुझसे भी ज्यादा जानते हो, जो 30-35 की, 20-25 की, 5-10 की एवरेज देते हैं, ठीक है। तो KTM ले लो या कोई भी बाइक बड़े लेवल की, वो कम एवरेज देती है, ज्यादा पेट्रोल खाती है, तो उसकी एफिशिएंसी उस तरीके से मापी जाती है, ओके। यानी कि 1 लीटर ईंधन में वो कितना चल सकती है, दैट इज सो कॉल्ड एफिशिएंसी। 50 की एवरेज देती है, यानी कि उस इंजन की जो कैपेसिटी है वो 50% है ओनली, यानी कि आप जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो फ्यूल के फॉर्म में, उसका वो एनर्जी के अंदर कितना प्रतिशत कन्वर्जन दे पाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स एफिशिएंसी, ओके, आउटपुट अपॉन इनपुट, ओके। सो उसी मायने में हीट इंजन की एफिशिएंसी मेजर की जाती है। रेफ्रिजरेटर, ओके, आपके घर में एसी लगा होता है, ओके, फ्रिज है या चिलर प्लांट्स है, ओके, वो सारे के सारे रेफ्रिजरेटर के मैकेनिज्म पे या सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ओके। तो उसकी भी एफिशिएंसी मापी जाती है। कैसे, हम देखेंगे जब डिटेल स्टडी करेंगे, ओके। केमिकल जितनी भी प्रोसेस है उसकी डायरेक्शन आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे से, ओके। ये सारी की सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में डील की जाती है। यहां पे कौन कौन से लॉ का अभ्यास होता है जनरली, ओके। तो थर्मोडायनेमिक्स के खुद के 3 लॉ है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, ओके। न्यूटन्स कूलिंग लॉ भी है, स्टेफन बोल्ट्जमैन रूल्स भी है, ओके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैली-लैक लॉ, ऐसे बहुत सारे लॉ साइंटिस्ट के हैं जो हम जनरली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ओके। एंड डिफरेंट अदर ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स आर न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि न्यूक्लियर लेवल पर स्टडी किया जाता है, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम्स, ओके। न्यूक्लियस किन चीजों से बना होता है? एटम तो जनरल पता है हमें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन सी चीजों के बने हुए होते हैं, न्यूक्लियस बनाने के लिए कौन कौन से पार्टिकल्स चाहिए, ये सारी स्टडी एटॉमिक लेवल पर, न्यूक्लियर लेवल पर, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर होती है। द क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच जो जादुई मानी जाती है, ओके, जिसका केवल 10 से 20% हिस्सा ही हम आज तक पढ़ पाए हैं, ओके। क्वांटम मैकेनिक्स का, या हमें जितना पता है वो केवल 5 से 10% से भी कम है, ऐसा कहा जाता है। अगर हम उसे 100% या 50% अबोव अचीव कर ले, ओके, तो बहुत सारे इन्वेंशंस आने वाले हैं आने वाले समय में, ओके। और वो केवल और केवल डिपेंड करता है कि हाउ फास्ट एंड हाउ क्लेवरली वी अंडरस्टैंड द क्वांटम मैकेनिकल लॉ, ठीक है। क्योंकि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं
कि हमारी जनरल थॉट, जनरल आइडिया और सारे के सारे लॉजिक जो है वो अगर हम बाहर रख के एंटर होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में तो ही मुमकिन है। बाकी आपके जनरल आइडिया लेकर आप चलोगे तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स की एक भी बात गले से नीचे नहीं उतरेगी। ठीक है, चलिए एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि एट अ सिंगल टाइम, एक ही वक्त पर आपकी कितनी पोजीशंस पॉसिबल है। यू कैन से सिंपली वन। जैसे कि आप घर पे हो, आप अपने खुद के घर पे हो, तो कहीं और हो सकते हो, हाँ या ना? नहीं, आप ऐसा ही बोलोगे। ओके, बट अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स यू कैन बी एट इनफाइनाइट प्लेसेस एट अ सिंगल टाइम, यानी कि एक साथ बहुत सारी पोजीशंस पे आप हो सकते हो। ओके, नया लगा ना कि एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे एक ही साथ पॉसिबल होना, यानी कि आप अपने मासी के घर पे भी हो, अपने चाचा के घर पे भी हो, आप अपने खुद के घर पे भी हो, आप अपने स्कूल पे भी हो, आप कहीं अपने दोस्त के घर पे भी हो, एक साथ एक ही टाइम पे अलग अलग जगह आप पॉसिबल हो। दैट इज ट्रुथ अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज अनट्रुथ और नॉट नेचुरल अकॉर्डिंग टू अवर जनरल थॉट। ओके, तो ये एक ऐसी जादुई दुनिया है जहां पर कोई भी लॉ, साधारण लॉ काम नहीं करते हैं। यह समझ आपकी साधारण कोई भी यहाँ पे काम नहीं आएगी। ओके, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी भी करेंगे धीरे धीरे जितना आएगा। ओके, और अलग जो ब्रांचेस हैं जो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंडेंस मैटर भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है। सो दे आर ऑल डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। ये सारी ब्रांच जो है वो फिजिक्स की अलग अलग स्टडी के बारे में है। ओके, चल, तो ये सब हमने जो देखा आज वो दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ द फिजिक्स, यानी फिजिक्स का जो स्टडी है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है। रेंज यानी कि हमारा जो स्टडी है फिजिक्स के अंदर वो इनफाइनाइट तक है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ओके, वी आर ऑलवेज ब्रेकिंग आवर ओल्ड लिमिट्स, यानी कि हम रोज नए इतिहास फिजिक्स के अंदर, स्टडी के अंदर, डिस्कवरी में रोज नए इतिहास बनाते हैं। ओके, दैट इज द बियॉन्ड लिमिट। Physics is beyond limit, you can say that. So that is why it is called the study of physics is from 0 to infinite. ऐसा प्रूव करने के लिए या ऐसा जनरलाइज करने के लिए हमें स्केल चाहिए। तो हम 3 स्केल, एक नहीं 3 स्केल का इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कि हमारा जो स्केल है वो 0 से बहुत कम से लेकर इनफाइनाइट तक है। ओके, चलिए कौन कौन से स्केल का इस्तेमाल करेंगे? तो हम 3 बेसिक एंटिटी जो रोजाना काम में इस्तेमाल होती है, लेंथ, टाइम एंड मास, ये 3 ऐसी बेसिक क्वांटिटी है जो हमें डेली लाइफ में यूटिलाइज होती है। ओके, और उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे प्रूव करेंगे द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, यानी काफी छोटे लेवल से लेकर बहुत बड़े लेवल तक हम स्टडी करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम मास को उठाते हैं। तो रेंज ऑफ अ मास, यानी हम जो मास मेजर करते हैं वो कहां से कहां तक? तो 10 टू द पावर -30 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का 10 की 30 घात, 10 टू द पावर 30, 1/10 टू द पावर 30 किलोग्राम, उतनी रेंज तक हम मास को मेजर करते हैं। 10⁻³ किलोग्राम मास किसका है? दैट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, चले यहां पे 2 टर्म यूज होती है, 10⁻31 एंड 10⁻30, दोनों की दोनों टर्म यूटिलाइज होती है। बोथ आर ट्रुथ। ओके, तो अगर आपके पास ऑप्शन 10⁻31 है, एमसीक्यू आता है तो आप 10⁻31 लिखोगे, -30 है तो -30 लिखोगे, और दोनों ही है अगर, तो हम 10⁻31 को ही प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो सबसे छोटा है। ओके, तो
वहां से लेकर कहां तक मास मापा जा सकता है, तो 10⁵55 किलोग्राम मास, 10⁵55 किलोग्राम किसका मास। तो हबल टेलीस्कोप 360 रोटेशन में जितनी चीजें देख लेगा, हम तो नहीं देख सकते, हबल देख सकता है। हबल क्या है, नासा का एक बेहतरीन टेलीस्कोप है जिसकी रेंज काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हबल टेलीस्कोप 360 रोटेशन में जितना मास देख लेगा, यानी जितनी चीजें ऑब्जर्व कर लेगा, वो सारा का सारा मास कैलकुलेट कर लिया जाए, दैट इज सो कॉल्ड द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, उसका मास करीबन 10⁵55 10⁵55 किलोग्राम होता है। ओके, ये सब हवाई बात नहीं है, ये सब मेजर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली मेजर की गई चीजें है। ओके, चल फिर ऐसा सवाल आता होगा, सर इतना सारा मास किसने मेजर कर लिया, कौन सी तुला में रख के आपने वेट बैलेंस पे रख के माप लिया। तो नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज यू आर गोइंग टू यूज दी बैलेंस मेजर सिस्टम टू मेजर दी मास, यानी कि हमेशा आपको ऐसी कोई सिस्टम चाहिए जिससे आप मास का अंदाजा लगा सको, उसके लिए आपको बैलेंसिंग सिस्टम चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे बैठे बैठे सारे सिस्टम, सोलर मास, मून, जितने भी प्लैनेट्स हैं, और सब का मास निकाल लिया हुआ है। ओके, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो भी कभी हम डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए, देन रेंज ऑफ लेंथ, अब लेंथ की बारी आती है। तो लेंथ भी हम 0 से इनफाइनाइट मेजर करते हैं, कैसे, कहां से कहां तक। तो हमने न्यूक्लियस की रेंज माप ली है, न्यूक्लियस के अंदर भी जा चुके हैं। ओके, सो मिनिमम और मिनिमाइज्ड लेंथ इज रेंज ऑफ न्यूक्लियस। सबसे छोटी लेंथ जनरली मानी जाती है फेम्टोमीटर, 10⁻15 मीटर, फर्मी मीटर भी बोला जाता है उसे। ओके, वहां से लेकर, यानी कि 10⁻14 15 से लेकर 10⁻26 मीटर, 10⁻26 हमने मेजर कर लिया हुआ है। व्हाट इज द 10⁻26? दैट इज द लेंथ ऑफ आवर गैलेक्सी, यानी हमारी गैलेक्सी की जितनी लंबाई है वो औसतन या लगभग 10⁻26 मीटर जितनी होती है। तो हम 10⁻14 लोएस्ट, यानी एक न्यूक्लियस के अंदर जितना रेंज है, वहां से लेकर सबसे बड़ा लेंथ, यानी गैलेक्सी का लेंथ या दो गैलेक्सी के बीच का लेंथ, ओके, दैट कैन वी मेजर और जनरली वी डील्स इन अ स्टडी ऑफ फिजिक्स। ओके, चले अब टाइम की बारे में बात करते हैं। तो टाइम कहां से कहां तक मेजर होता है। सो रेंज ऑफ द टाइम इज 10⁻22 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड, यानी कि टाइम का जो रेंज है 10⁻22 सेकेंड, वो क्या है। ओके, सो 10⁻22 सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि लाइट जो फास्टेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स है, लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे तेज कोई नहीं है और उससे तेज कोई हो भी नहीं सकता। ओके, तो फास्टेस्ट पार्टिकल ऑफ द एंटायर यूनिवर्स टेकन हाउ मच टाइम टू क्रॉस द स्मॉलेस्ट लेंथ। ओके, यानी कि स्मॉलेस्ट लेंथ हमने क्या देखी, हाउ मच इट इज, 10⁻14। ओके, तो 10⁻14 जितनी कम से कम लेंथ को, यानी कि इतने डिस्टेंस को तेज स्पीड, यानी कि 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कितना टाइम लगेगा वो मेजर किया जाता है। कैसे, यहाँ पे एक नॉर्मल इक्वेशन से मैं समझा देता हूं आपको। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो सिंपली यू कैन से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। चलिए, डिस्टेंस कितना कवर करना है आपको, 10⁻⁻14 न्यूक्लियस की रेंज आपको कवर करनी है। कितनी तेजी से, लाइट की स्पीड के, लाइट की स्पीड कितनी है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऊपर भेज दो। सो दैट इज इक्वल टू 10⁻14 - 8। ओके, सो 14 + 8 कितना होगा, 22 हो जाएगा। सो दैट इज 10⁻22 सेकेंड।
ओके, तो इस तरीके से मेजर किया जाता है, राइट। सो 10⁻22 सेकंड टू 10⁻18 सेकंड। 10⁻18 सेकंड क्या है? तो औसतन अब तक हमारे जो यूनिवर्स की एज है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ बिग बैंग की थियरी अनुसार यूनिवर्स को पैदा होने से अब तक जितना टाइम लगा है वो टाइम ऑलमोस्ट 10⁻18 सेकंड जितना माना जाता है, ठीक है। सो दैट इज द रेंज ऑफ द स्टडी ऑफ द फिजिक्स। कई सारी चीजें आपको ध्यान में भी आई होगी, समझ में भी आई होगी, शायद कई सारी चीज नहीं भी समझ में आई होगी, बहुत सारे सवाल भी आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, कब, क्यों, कैसे, कहां तक, ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा। जितना भी आपको कुछ भी ख्याल आता है, द क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन योर माइंड इवोपरेट, इट शुड नॉट बी इवोपरेटेड, चले नहीं जाना चाहिए, ओके, दैट मस्ट बी कंडेंस्ड, जमा होना चाहिए, ओके। यानी कि आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में वो आप लिख लीजिए, समराइज कर लीजिए, ओके। जब भी हम लाइव मीटिंग में जुड़ेंगे, आप सारे के सारे सवाल जो है वो आप मुझे पूछिए 1 बाय 1, और मुझे बड़ी खुशी होगी वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जो इसको लेकर उठते हैं और उसको मैं आंसर करूंगा। आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा और बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। फिजिक्स इंटरेस्टिंग बनाने का एक ही तरीका है, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। आपके दिमाग में क्वेश्चन होने चाहिए, दिमाग में तरह तरह के नए ख्याल आने चाहिए, ओके, वाहियात ख्याल नहीं, हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चन तो पूछते हैं बट सिली क्वेश्चंस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आपके सारे क्वेश्चंस वेलकम है, ओके, कोई इश्यू नहीं, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के आप कोई भी क्वेश्चन करोगे उसका आंसर मैं करूंगा, ओके, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फियर, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कभी भी, कैसे भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओके। तो आज हमने क्या देखा? जस्ट जनरलाइज दैट वी हैव डील विद डिफरेंट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स एंड द स्टडी ऑफ द फिजिक्स इज फ्रॉम 0 to infinite। इसके बारे में हम देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर, ओके। नेचर के अंदर जो फिजिक्स का सिनोनिम्स है, कि हम पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द फिजिक्स। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल साइंस। तो नेचर के अंदर जो फंडामेंटल लॉ एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, और उसके रूल्स और लॉस मैथमेटिकली और डेफिनेशन वाइज क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि धीरे धीरे आपके लिए फिजिक्स का स्टडी इंटरेस्टिंग हो रहा है, ओके, और आगे उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ओके। टिल देन, टेक केयर एंड बी सेफ, बाय बाय।